ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं रोमाना इसार खान। आगे का एजेंडा देख रहे हैं आप, विस्तार से आगे खबरें आपको दिखाएंगे। और आइए विस्तार से खबरों का रुख करेंगे। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से मैं करने जा रही हूं। खबर सामने आ रही है, अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर तुलसी गबार्ड भारत आएंगी। ये बड़ी खबर है। जानकारी मिल रही है तारीखों को लेकर 17 और 18 मार्च, मतलब इसी महीने 17-18 मार्च आने वाले हफ्ते में भारत के दौरे पर तुलसी गबार्ड होंगी। अमेरिका दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गए थे तो आपको ध्यान होगा तुलसी गबार्ड से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई थी। प्रधानमंत्री ने तुलसी गबार्ड को बताया था भारत अमेरिका दोस्ती की प्रबल समर्थक। और ऐसे में अब ये बड़ी खबर, तुलसी गबार्ड भारत आएंगी। 17-18 मार्च तुलसी गबार्ड भारत की यात्रा पर रह सकती हैं। ये बड़ी खबर है। 17-18 मार्च को भारत दौरे पर रहेंगी एनआईए डायरेक्टर तुलसी गबार्ड। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल इस वक्त मौजूद हैं। विशाल, ये खबर बड़ी है, तुलसी गबार्ड का भारत दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अमेरिका गए थे तो तुलसी गबार्ड से मुलाकात की थी और उसके बाद अब ये दौरा, अचानक से ये दौरा बना है या फिर इसकी पृष्ठभूमि तभी तैयार कर ली गई थी? देखिए रोमाना, इसकी पृष्ठभूमि काफ़ी लंबे समय से तैयार हो रही थी और तुलसी गबार्ड अब भारत दौरे पर आएंगी। वो आज ही अमेरिका से रवाना हुई हैं। सबसे पहले जापान, थाईलैंड और फिर इंडिया दौरे पर पहुंचेंगी। 17-18 मार्च ये वो तारीख है जब वो भारत में मौजूद रहेंगी। कुछ कॉन्फ्रेंस में उनको हिस्सा लेना है। इसके अलावा कुछ जो द्विपक्षीय वार्ता है वो भी संभावित बताई जा रही है। हालांकि किसके किसके साथ उनकी मुलाकात होगी अभी इसकी डिटेल्स सामने नहीं आई है। लेकिन भारत आना तुलसी गबार्ड का, जब से ट्रंप प्रशासन ने अमेरिका में अपनी सत्ता संभाली है उसके बाद ये एक बड़ा दौरा होगा तुलसी गबार्ड का। और वहां की नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर हैं, तो सुरक्षा के लिहाज से जो दोनों देशों के बीच में बातचीत चलती रहती है उस लिहाज से ये दौरा काफी महत्वपूर्ण होगा। और इस बात की जानकारी सामने आ रही है, कई बड़ी द्विपक्षीय मुलाकातें तुलसी गबार्ड की भारत में होंगी। रोमाना, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए विशाल पांडे। तो 2 दिन के भारत दौरे पर तुलसी गबार्ड 17-18 मार्च तारीखें सामने आई हैं। मैं आगे बढ़ रही हूं, अगली खबर का रुख करते हैं। रविवार को आप जानते हैं भारत और न्यूजीलैंड के बीच चैंपियंस ट्रॉफी का खिताबी मुकाबला हुआ, जिसमें भारत ने शानदार जीत दर्ज की और इस जीत के साथ पूरा देश जश्न में डूब गया। कहीं आतिशबाजी की जा रही थी, कहीं जश्न का जुलूस निकाला जा रहा था। लेकिन इस दौरान मध्य प्रदेश के इंदौर के मऊ में हिंसा हुई है। भारत की जीत पर कुछ युवकों ने जुलूस निकाला। आरोप है उपद्रवियों ने इसका विरोध किया, जिसके बाद मऊ में हिंसा भड़क गई। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है और अभी भी पुलिस की कार्रवाई जारी है। दोनों पक्षों की तरफ से एफआईआर दर्ज करवाई गई है। हिंदू पक्ष की तरफ से जो एफआईआर दर्ज करवाई गई उसमें कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। उसमें कहा गया है कि हिंसा के लिए प्लानिंग पहले से कर रखी थी, ईंट पत्थर इकट्ठा किए हुए थे, गालियां दी जा रही थी, गाली देने से मना करने पर हम पर हमला कर दिया, साथ ही जश्न मनाने पर जान से मारने की धमकी दी गई। वहीं मुस्लिम पक्ष की तरफ से आरोप ये लगाए जा रहे थे कि साहब मस्जिद के भीतर नमाज चल रही थी और उसके बाहर से जुलूस निकाला जा रहा था तो मस्जिद के भीतर सुतली बम फेंक दिया। ये बयान हमने आपको दिखाया था मस्जिद के इमाम का। उसी को लेकर मुस्लिम पक्ष की तरफ से भी एफआईआर दर्ज करवाई गई है। पुलिस ने मऊ हिंसा मामले में अभी तक 13 लोगों को गिरफ्तार किया है। हालात अब पूरी तरीके से काबू में हैं। मऊ हिंसा को लेकर अब एक बड़ा अपडेट ये मिल रहा है, इस मामले में एफआईआर की संख्या बढ़ गई है। अभी तक जो मैं आपको 4 एफआईआर की बात बता रही थी, अब ये बढ़कर 7 एफआईआर हो गई है। मऊ हिंसा मामले में अब तक 7 एफआईआर दर्ज की गई है। 100 से ज्यादा लोगों को आरोपी बना दिया गया है। 13 आरोपियों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है। तो दोनों ही पक्षों की तरफ से एक के बाद एक एफआईआर दर्ज करवाई जा रही है। अब तक 7 एफआईआर पुलिस दर्ज कर चुकी है। 100 से ज्यादा लोगों को आरोपी बनाया गया है, लेकिन गिरफ्तारी अभी तक 13 लोगों की ही हुई है। इस पूरे इलाके में जो सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, पुलिस उनको भी खंगाल रही है। और एफआईआर दर्ज करने के बाद जो जांच है, पुलिस एफआईआर जांच सीसीटीवी खंगालने के आधार पर कर रही है। उसी के जरिए लोगों की शिनाख्त की जा रही है और फिर लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। 13 लोगों को अब तक मऊ पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। 100 से ज्यादा लोगों को इस पूरे मामले में आरोपी बनाया गया है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी अंबुज पांडे इस वक्त मौजूद है और जरा अंबुज से ही जानते हैं। अंबुज, अभी कुछ देर पहले जब हम बात कर रहे थे तो 4 एफआईआर का मामला सामने आ रहा था, 3 एक पक्ष की तरफ से, 1 दूसरे पक्ष की तरफ से, लेकिन अब एफआईआर की संख्या बढ़कर 7 हो गई है। क्या जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल, ये जो एफआईआर की संख्या है ये बढ़कर के अब 7 हो चुकी है। डीआईजी जो निमिष
अग्रवाल हैं, उन्होंने ये जानकारी दी है, पुख्ता जानकारी है। और 100 लोगों से ज्यादा लोगों को इसमें आरोपी बनाया गया है। इसमें कितना नुकसान हुआ है इस बात की डिटेल भी उन्होंने दी है। 12 बाइक्स, 2 ऑटो, 1 कार, 2 दुकानें जला दी गई, आगजनी और तोड़फोड़ का शिकार हुई हैं। तो कुल मिलाकर के अब एक्शन मोड में पुलिस नजर आ रही है। आरोपियों की शिनाख्त की जा रही है, सीसीटीवी फुटेजेस खंगाले जा रहे हैं और जिन आरोपियों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज हुई है उनकी भी तलाश अब तेज हो गई है। और इस सबके बीच अभी हालात किस तरीके के बने हुए हैं यहाँ महू में? जी रोमाना, मैं आपको बता दूं कि हालात सामान्य हैं, लेकिन एक बात हमें नहीं भूलनी चाहिए कि अभी पुलिस चारों तरफ है, सुरक्षा का घेरा चारों तरफ है जो शहर है उसमें। ये हालात इसलिए भी सामान्य नजर आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के मन में जो है वो तनाव का एक माहौल तो है ही, और दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। कहीं ना कहीं एक पक्ष के मन में इस तरह के भाव भी हैं कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है, लेकिन अभी हालात जो हमें नजर आ रहे हैं वो सामान्य नजर आ रहे हैं। पुलिस चारों तरफ मतलब आप ये कह रहे हैं कि स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन स्थिति अंदर ही अंदर तनावपूर्ण अभी भी बनी हुई है। ऐसे में सवाल ये कि पुलिस की तरफ से क्या कुछ कोशिशें की जा रही हैं कि दोनों पक्षों में किसी तरीके की अगर ये मनमुटाव की बात है तो उसको दूर किया जाए और भरोसा कायम किया जाए। इसको लेकर कुछ पीस कमिटीज वगैरह या इस तरीके की कोई पहल की जा रही है? देखिए, अभी तक इस तरीके का कोई पहल सामने नहीं आई है। कल हमने जब शहर काजी से बात की थी, उन्होंने जरूर ये बात कही थी कि मैं चाहता हूं कि जो पुराना अमन और चैन और भाईचारा था वो रिस्टोर होना चाहिए, लेकिन अभी तक उस तरीके की कोई प्रशासन की तरफ से भी कि दोनों पक्षों के जो वरिष्ठ लोग हैं या जनप्रतिनिधि हैं या जो धर्म से जुड़े हुए दोनों पक्षों के लोग हैं वो आपस में बैठे और इस तरीके का कोई विचार करें, इस तरीके की पहल अभी तक नहीं देखने को आई है। लेकिन निश्चित तौर पर इस ओर भी प्रशासन जरूर काम कर रहा है, स्ट्रेटेजी बना रहा है कि दोनों पक्षों के लोगों को साथ में बिठाला जाए, स्थितियां सामान्य हो और वो मन का मुटाव जो है वो कम हो। सबसे महत्वपूर्ण बात वही है कि जो सामने नजर आ रहा है कि तनाव नहीं, जो सामान्य है हालत, लेकिन जो लोगों के मन में जो एक तरह से खाई है उसको भरने की जरूरत है, बिल्कुल खाई पाटने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल 7 एफआईआर इस पूरे मामले में दर्ज कर ली गई हैं। मैं आगे बढ़ रही हूँ, अगली खबर का हम रुख कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं रघुराज सिंह, उन्होंने विवादित बयान दे दिया है। जिसे होली के रंग से बचना है वो हिजाब पहन ले, ये कह रहे हैं रघुराज सिंह। जैसे मुस्लिम महिलाएं हिजाब पहनती हैं वैसे ही पुरुष भी हिजाब पहन लें। हिजाब पहने जिससे उनकी टोपी और शरीर बचा रहे। हिजाब पहन लें या फिर घर पर रहें। रघुराज सिंह, मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, उनका ये बयान सामने आया है। व्यवधान करने वाले या तो घर पर रहें या प्रदेश छोड़ दें, ये रघुराज सिंह की तरफ से कहा जा रहा है। पंथ वालों के लिए 52 जुम्मे आते हैं एक साल के अंदर, इसलिए एक दिन लेट नमाज कर लें या नमाज उसी समय करनी है। तो मैंने उनको सुझाव दिया है कि त्रिपाल का, जैसे उनकी पत्नी और बेगम पहनती हैं हिजाब, ऐसा ही एक त्रिपाल का हिजाब बना लें, जैसे मस्जिद को त्रिपाल से ढका जाता है। तो मैंने उनको एक सुझाव दिया है, सलाह भी दी है, क्योंकि आपस में बेबनस्ता नहीं होनी चाहिए। सरकार का आदेश है, होली मनाई जाएगी, होली मनेगी, क्योंकि ये बहुत आस्था का प्रश्न है। तो यूपी सरकार के मंत्री हैं रघुराज सिंह, आप उनको सुन रहे थे। कह रहे हैं कि तिरपाल का हिजाब बना लिया जाए और तिरपाल का हिजाब पहन लो आप अगर आपको रंग से डर लग रहा है। होली तो मनेगी क्योंकि जुमे तो साल में 52 आते हैं और होली साल में एक बार आती है। यूपी सरकार के मंत्री रघुराज सिंह का ये विवादित बयान। कह रहे हैं कि जिस तरीके से आपके समुदाय की महिलाएं जो हैं वो हिजाब पहनती हैं, वैसे ही पुरुष जो हैं वो तिरपाल का हिजाब सिलवा लें और तिरपाल का हिजाब पहन लें। हिजाब पहने जिससे उनकी टोपी और शरीर जो है वो ढका रहे। ये फॉर्मूला लेकर आए हैं रघुराज सिंह, यूपी सरकार के मंत्री। व्यवधान करने वाले या तो घर पर रहें या फिर प्रदेश छोड़ दें। श्रम एवं सेवायोजन विभाग के दर्जा प्राप्त मंत्री हैं रघुराज सिंह और उनका ये बयान। इस बार आप जानते हैं कि 14 मार्च होली पड़ रही है, शुक्रवार का दिन है और रमजान चल रहा है, तो शुक्रवार जुमे की नमाज का दिन भी है और इसी को लेकर ये जो नेता हैं उनके विवादित बयान सामने आ रहे हैं।
नेताओं का काम होता है कि समाज में भाईचारा बना रहे और कानून व्यवस्था कायम रहे। ये जिम्मेदारी कहीं ना कहीं सरकारों की होती है, लेकिन यहां पर जिस तरीके के बयान सरकारों की तरफ से आ रहे हैं, मंत्रियों की तरफ से आ रहे हैं, उसे लेकर तो कई सवाल सामने उठते हैं। फिलहाल समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं अनुराग भदौरिया हमारे साथ मौजूद हैं। जरा अनुराग भदौरिया से ही जानते हैं। अनुराग जी, ये यूपी सरकार के मंत्री हैं, इनका बयान मुझे लगता है आपने सुन लिया होगा। मुसलमानों को सलाह दे रहे हैं कि जिस तरीके से आपके समुदाय की महिलाएं हिजाब पहनती हैं, आप लोग तिरपाल का हिजाब सिलवा लो ताकि आपकी टोपी कपड़े बचे रहें और फिर जाओ नमाज पढ़ने के लिए। अनुराग भदौरिया, एक्चुअली ये जो लोग हैं जो राजनीति करते हैं, हल्की राजनीति करने वाले लोग हैं, ये जनता की समस्या के समाधान की बात नहीं करने वाले लोग हैं। ये समाज के अंदर में नफरत की बात करके सोचते हम इसी से चुनाव जीतते रहेंगे, लेकिन ये भूल रहे हैं कि आप देश ऐसे लोगों के ऊपर में, मैं कहता हूं ऐसे लोगों पर में कार्रवाई होनी चाहिए और ठोक के कार्रवाई होनी चाहिए। यही लोग हैं जो समाज के अंदर में माहौल खराब करने की बात करते हैं, जो संविधान का सम्मान नहीं कर रहे हैं। ये देश हिंदुस्तान हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी का है, सभी लोग मिलकर यहाँ अपने अपने त्योहारों को मनाते हैं धूमधाम से। ये नए लोग जो आए हैं सत्ता में, ये लोग जब से आए हैं तब से देश के अंदर में विकास की बात तो करते नहीं, देश को आगे ले जाने की बात तो करते नहीं, देश के अंदर में किस तरह से नफरत को बढ़ावा मिले इसकी बात करते हैं। तो क्या इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? रघुराज सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। अनुराग भदौरिया, रघुराज सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। जरा जानते हैं रघुराज सिंह से, ये कैसा बयान दे दिया रघुराज जी कि मुसलमान जो हैं, जैसी महिलाएं हिजाब पहनती हैं उसकी तरह तिरपाल वाला हिजाब सिलवा लें, तिरपाल वाला हिजाब पहनकर नमाज पढ़ने जाएं? मतलब मजाक हो रही है क्या सर? अरे मजाक नहीं, सुन लीजिए मेरी बात को। आपको बता दूं, धर्म केवल विश्व में एक है, सनातन धर्म। ये जो महाशय बोल रहे हैं इनको ज्ञान नहीं है। धर्म विश्व में केवल एक है, सनातन धर्म, बाकी सारे पंथ हैं। 4200 साल पहले यहूदी पंथ बना, 3200 साल पहले जैन पंथ बना, 2800 साल पहले बुद्धिस्ट पंथ बना, 2200 साल पहले क्रिश्चियन पंथ बना। अरे मंत्री जी सुनिए ना, मंत्री जी नहीं, आप सुनिए सर, संविधान की शपथ ली आपने, यहाँ पर धर्म पर बहस करने के लिए मैं नहीं बैठी हुई हूँ। आप सरकार में हैं सर, सर आप सरकार में हैं, मेरा सवाल आपसे ये है सर। सुनेंगे, अब पहले सुन लीजिए मेरी बात को। धर्म नहीं है, एक तो आप लोग सर्वधर्म समभाव कहते हैं, ये धर्म नहीं है, पंथ है, ये समझ लीजिए पहले मेरी बात को। सर पंथ है, धर्म है, जो भी कुछ है, इस देश के अंदर संविधान सारे नागरिकों को बराबर मानता है ना सर। धर्म को मान रहे हो, पंथ को मान रहे हो, संविधान की नजर में तो सब बराबर है ना। आप दूसरे पंथ के लोगों को ये सलाह जो दे रहे हैं, मजाक कर रहे हैं क्या? अरे सुन लीजिए मेरी बात, धर्म विश्व में केवल एक है, सनातन धर्म। हम में से सब माइग्रेट हुए, हम किसी में से माइग्रेट नहीं हुए। सत्य त्रेता द्वापर और एक कलयुग चल रहा है, इनके यहाँ कौन सा युग है बता दो मुझे जरा। तो ये क्या करें, तिरपाल पहनकर नमाज पढ़ने जाएं, ये क्या करें? बिल्कुल। अरे एक बात बताइए, कलर से अगर इतना ही आपको परेशानी है तो भैया तिरपाल का, जैसे तिरपाल से मस्जिद को ढका जाता है वैसे ही हिजाब पहन लो, क्या तो बुराई है? सर वो लोग कहेंगे हम भी देश के नागरिक है ना, आप होली घर में खेल लो। मना किसने? जब देश के नागरिक हैं, हम ईद मनवाते हैं, हमारा त्योहार आएगा तो ये नहीं मनाने देंगे, ये कैसे चलेगा? नहीं वो तो चलेगा। सर रोक कौन रहा है? सर किसने कहा है कि होली मत मनाओ? मुझे एक बयान तो बताओ, किसने कहा है होली मत मनाओ? ये तो आप ही लोग सलाह दिए जा रहे हो सर कि शुक्रवार की नमाज जो है वो देर से पढ़ लो, शुक्रवार की नमाज जो है वो तिरपाल पहन कर जाओ। किसने कहा है सर होली मत मनाओ? आप मुझे बताओ, किसने संविधान पद पर बैठे हुए किस व्यक्ति ने कहा है कि होली मत मनाओ? अरे सुन लीजिए मेरा निवेदन सुन लीजिए। कलर अगर कोई डालेगा कि 20 मीटर तक पड़ेगा और 24 मीटर पर नहीं जाएगा, पिचकारी है, तो अगर इनको लग गया तो क्या झगड़ा करेंगे? ना सर, तो फिर मुसलमानों को घरों में कैद कर देंगे? मतलब सारे के सारे रूल कानून सारे के सारे मुसलमानों के लिए हैं, ये सवाल पूछा जाएगा ना सर? मुसलमान इस देश का नागरिक है ना, बराबर के अधिकार वाला नागरिक है ना सर, या दोयम दर्जे का नागरिक है? आप मुझे बताओ। मैं आपसे मैडम ये पूछना चाहता हूँ, यूएई के अंदर मेरे 10 बार दौरे हो चुके हैं और जब ये रमजान चलता है तो वहाँ कोई सामान खाने का नहीं बिकता। यूएई में तो सर सारे सामान मिलते हैं खाने के, आपको गलत जानकारी है, आपको गलत जानकारी है सर। यूएई, आप यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की बात कर रहे हैं सर, जिसमें दुबई है, जिसमें अबू धाबी है, वहां सर कोई रोक टोक नहीं है सर, वहां तो सारे खाने मिलते हैं। क्या बात कर रही है? मैं सही बता रही हूँ सर, नहीं खा सकते आप, बाहर नहीं खा सकते। हाँ सर, सारे खाने यूएई में तो सर सारे खाने मिलते हैं सर। अरे साहब खाने मिलते हैं, लेकिन शाम के और सुबह के समय मिलेंगे, दिन में नहीं मिलेंगे सर। दिन में भी मिलते हैं, यूएई की बात नहीं सर, मैं तो भारत की बात कर रही हूँ ना सर।
हम तो सर सेक्युलर देश है ना, हम तो लोकतांत्रिक देश है ना सर। सर हम यूएई है सर, या हम पाकिस्तान है, हम क्या है सर, या हम भारत हैं? अरे यही तो मुसीबत है, हिंदू यहाँ से सबसे बड़ा दुश्मन है हिंदू का, ये प्रॉब्लम है यहाँ। नहीं सर, सारे बयान तो सर ऐसे आ रहे हैं कि इस देश के अंदर मुसलमानों को जो है वो दूसरे दर्जे का नागरिक बना दो, मुसलमान तिरपाल पहनकर नमाज पढ़ने जाएं। मतलब आप सर मंत्री हैं, आपने संविधान की शपथ ली है, आप मजाक कर रहे हैं क्या? हम मजाक नहीं कर रहे, हम मजाक इसलिए नहीं कर रहे, अगर आपको बचना है अब जरूर देखिए, हमारे यहाँ मूर्ति की पूजा होती है और इनके यहाँ होती है दीवाल की पूजा, मस्जिद में कोई मूर्ति नहीं होती। हाँ। तो हमारी सरकार ने तय किया 2 घंटे बाद भी तो पढ़ सकते हैं। हाँ तो सर आप ये कह दो, आप सर ये कहिए ना कि भाईचारा बना कर रखिए, थोड़ा आगे पीछे कर लीजिए। अच्छा, ऐसी मीठी बात भी तो की जा सकती है ना, लेकिन आप तो कह रहे हैं जैसे, आप तो चिढ़ाने वाली बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं जैसे तुम्हारे यहाँ की महिलाएं हिजाब पहनती हैं, तुम तिरपाल का हिजाब सिलवा लो। मैं तो इसीलिए कह रही हूँ सर, चिढ़ा रहे हैं या मजाक उड़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? नहीं मजाक नहीं उड़ा रहे, मैं अलीगढ़ का रहने वाला हूँ, पूछ लीजिए मस्जिदों को तिरपाल से ढकते हैं कि नहीं, तो तिरपाल का हिजाब पहनने में क्या बुराई है? आ रही हूँ अनुराग जी, आ रही हूँ, 1 सेकंड आ रही हूँ। नहीं रघुराज जी, मतलब संविधान की शपथ ली है ना आपने, आप यहाँ पर बैठकर सर मुझे ये ज्ञान दे रहे हो कि साहब जैसे इनकी महिलाएं हिजाब पहनती है, ये तिरपाल का हिजाब पहन लें। सर भाईचारे की बात कर सकते थे ना आप तो मंत्री हैं, आप तो ये अरेंजमेंट करवा सकते थे कि साहब चलिए ये तय करवा देते हैं कि आप 1 बजे तक होली मना लीजिए, 1 बजे के बाद 2 बजे से मुस्लिम समुदाय के लोग जो है वो नमाज पढ़ लें, जिससे भाईचारा बना रहे। लेकिन आप तो यहाँ पर चिढ़ाने वाले बयान दे रहे हैं। 1 सेकंड सर, 1 सेकंड, ये जो बयान आप दे रहे हैं सर, ये जो बयान आप दे रहे हैं, क्या ये राजनीति चमकाने के लिए है? समाजवादी पार्टी को सुन लीजिए सर, फिर मैं आपसे जवाब ले रही हूँ। सुन लीजिए सर समाजवादी पार्टी को। आइए अनुराग भदौरिया। हिंदुस्तान के बारे में पता नहीं है, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे लोग जिस तरह की बातें करते, संविधान की शपथ लेके ये आए बाएं साए बोलते हैं और हमें सनातन सिखाएंगे। सनातन का मतलब इनको पता है, सनातन का मतलब होता है दूसरे का अपमान करना, सनातन का मतलब होता है दूसरे को नीचा दिखाना, सनातन का मतलब होता है कि यहाँ पे नफरत राजनीति करना, ये सनातन का मतलब होता है। सनातन तो सभी धर्मों का सम्मान करने वाला है, सनातन चिल्ला रहे हैं। ये वो लोग हैं जो संविधान की शपथ लेके समाज के अंदर नफरत की राजनीति करते हैं। इन लोगों को अपने पद पर रहने का अधिकार नहीं है। हम तो कहते हैं ऐसे लोगों पे जो बयान देते हैं मंत्री, इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। जवाब दीजिए रघुराज जी, जवाब दीजिए रघुराज जी, जवाब दीजिए। अनुराग जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा बड़े भाई कि अलीगढ़ में एक बार आप आइए ना, अलीगढ़ में देखिए जरा क्या हालत है। यूनिवर्सिटी में मस्जिद बन सकती है, मंदिर नहीं बन सकता? क्यों नहीं बन सकता? हिंदुस्तान के पैसे से यूनिवर्सिटी चलती है। नहीं, आप मंदिर मस्जिद की बात, आप मंत्री हैं, आप मंदिर मस्जिद की बात करते हैं, हम कम्युनल हो गए। क्या है, संविधान को मानते नहीं मानते आप? हिंदुस्तान नहीं अनुराग जी, मैं निवेदन करना चाहता हूँ, आप मक्का में कितनी बार दर्शन करके आए? आप कितनी बार मक्का में दर्शन करके आए? अगर आपको हिंदुस्तान के संविधान, एक सेकंड रघुराज जी, अनुराग जी, मैं दोनों को रोक रही हूँ। रघुराज जी, यहाँ किस मुद्दे पर हम लोग बात कर रहे हैं सर, मुझे ये बताइए। देखिए मैडम मेरी सुन लीजिए, मक्का मदीना में आप कितनी बार दर्शन करके आई? ये कम्युनल है कि हम कम्युनल हैं? हमारे मंदिर में कोई भी जा सकता है, हमने कभी नहीं रोका टोका होगा। सर आपको मस्जिद में जाने का मन है, मतलब आप क्या कहना चाह रहे हो सर? कभी आप कह रहे हो कि मस्जिद तिरपाल से ढक लो, कभी आप कह रहे हो कि मुसलमान नमाज पढ़ने के लिए तिरपाल का वो हिजाब सिलवा लें, वो पहन कर जाएं, अब आप कह रहे हैं कि साहब मंदिर, हमें मस्जिद में नहीं जाने दिया जा रहा। आप मस्जिद में जाना चाहते हैं? रघुराज जी क्या चाह रहे हैं? बिल्कुल जाना चाहते हैं। हाँ। और मुस्लिम यूनिवर्सिटी में राम मंदिर की स्थापना होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? हिंदुस्तान के पैसे से मुस्लिम यूनिवर्सिटी चलती है। क्या किसी और कंट्री के पैसे चलती है? सही कह रहे हैं सर। तो फिर तो एक बनारस में भी केंद्रीय यूनिवर्सिटी है ना सर, वहां के लिए भी मांग की जाएगी कि आइए एक काम करते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मंदिर और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एक मस्जिद बनवाते हैं। फिर सर इस तरीके की मांगे होने लगेंगी। मतलब ये राजनीति इस देश को कहां लेकर जा रही है? रघुराज जी, मैं आपसे समझना चाहती हूँ, आप शिक्षण संस्थानों में भी मंदिर मस्जिद बनाने की बात करते हो सर, शिक्षण संस्थानों में? नहीं, आप बना रखा है साहब, उन्होंने ऑलरेडी बना रखा है, मस्जिद है वहां, हिंदुओं के लिए कोई स्थान नहीं है। और सर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में क्या है सर?
अच्छा, बनारस में है तो ये बहुसंख्यक नहीं है हिंदुस्तान में। अब तो सर यही तो दिक्कत है ना सर, संविधान में तो सर बहुसंख्यक का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। संविधान के हिसाब से सारे नागरिक बराबर हैं। तो मतलब सर ये देश जो है वो बहुसंख्यक की लाठी के जोर पर चलेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, आप ये कह रहे हैं। आप संवैधानिक पद पर हैं, जो बोले वो सोच समझ कर बोलिएगा रघुराज जी, आप संवैधानिक पद पर हैं। बहुसंख्यक का सम्मान तो करना पड़ेगा, ऐसे नहीं। ये सपा और कांग्रेस और बसपा का शासन नहीं है, बहुसंख्यक का सम्मान करना पड़ेगा। हमें मैंडेट दिया है। बहुसंख्यक का सम्मान करने से तो किसी को भी गुरेज नहीं है सर। कितने मुसलमान कहते हैं कि हिंदू जो है वो बड़े भाई की भूमिका में है, लेकिन सर बहुसंख्यक का सम्मान करना होगा तो क्या बहुसंख्यक मुसलमानों की मजाक उड़ाएगा कि अपनी महिलाओं की तरह तुम भी हिजाब पहन लो, तिरपाल का हिजाब सिलवा लो? ये बयान शोभा देता है सर संवैधानिक पद पर बैठे हुए मंत्री को। कहना चाहता हूँ 3,65,000 मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बनाई। अब आप अपने बयान से बच रहे हैं। आपको समझ में आ गया कि आपने कितना विवादित बयान दे दिया है। अब आपको एहसास हो गया इस बात का कि आपने कितना खराब बयान दिया है। एहसास हो गया ना सर? मैंने सही कहा। नहीं सर, आपने मजाक उड़ाया सर। आप संवैधानिक पद पर बैठे हुए, आप मंत्री हो सर, आप मजाक उड़ाओगे? नहीं, मजाक नहीं उड़ाया, मैंने सही कहा। सर भाईचारे की बात करनी चाहिए ना। संविधान कहता है कि भाईचारे की भावना का बढ़ावा दिया जाए, और आप संवैधानिक पद पर बैठे हुए यहाँ पर एक समुदाय का मजाक बना रहे हो, उसको पंचिंग बैग आपने बना लिया। हम किसी का मजाक नहीं उड़ा रहे, हम किसी का मजाक नहीं उड़ा रहे, लेकिन जब तो सर एक अच्छी सी बात कहकर सर अपनी बात को विराम दीजिए। कहिए किस तरीके से भाईचारा बना रह सकता है, किस तरीके से दोनों लोग अपने अपने धर्म का अनुपालन कर सकते हैं, इसका समाधान निकल सकता है ना सर? देखिए, फिर धर्म मत कहिए, पंथ कहिए। अच्छा, पंथ कहिए, ठीक है, पंथ कहिए। धर्म केवल सनातन है। मैं क्योंकि मैं फिलॉसफी से पीएचडी हूँ, धर्म केवल सनातन है। चलिए सर, बहुत धन्यवाद एबीपी न्यूज पर अपनी बात रखने के लिए। यूपी सरकार के मंत्री रघुराज सिंह को आप सुन रहे थे। विवादित बयान दिया है और शायद खुद भी अंदाजा हो गया है कि कितना खराब ये बयान है जो रघुराज सिंह की तरफ से दिया गया है। कल महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार ने साल 2025-26 का बजट पेश किया। बजट में महाराष्ट्र सरकार ने कई स्मारक बनाने की बात कही है, और खास बात यह है कि ये स्मारक महाराष्ट्र के अलावा देश के कई अन्य राज्यों में भी महाराष्ट्र सरकार की तरफ से बनवाए जाएंगे। महाराष्ट्र सरकार के बजट में खासतौर से स्मारकों पर जोर दिया गया है। देश के कई हिस्सों में स्मारक बनवाएगी महाराष्ट्र सरकार। शिवाजी और संभाजी के नाम पर ये स्मारक बनेंगे, और कहां-कहां बनेंगे मैं आपको ये बता देती हूं। उत्तर प्रदेश के आगरा में स्मारक बनाया जाएगा, हरियाणा के पानीपत में स्मारक बनवाया जाएगा। आगरा में शिवाजी महाराज का स्मारक बनेगा और पानीपत में मराठा सैनिकों का स्मारक बनवाएगी महाराष्ट्र सरकार, और इन स्मारकों के लिए महाराष्ट्र सरकार की तरफ से बजट में अलग से आवंटन किया गया है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी मृत्युंजय इस वक्त मौजूद हैं, और जरा मृत्युंजय से जानते हैं जिस तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति औरंगजेब के नाम पर गरमाई हुई है, अब शिवाजी महाराज की शान में महाराष्ट्र सरकार की ये जो एक कोशिश, ये पहल, उसे किस तरीके से देखा जाएगा कि न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि अन्य राज्यों में भी स्मारक बनवाने की तैयारी में है महाराष्ट्र सरकार? मृत्युंजय। रोमाना, सिर्फ इसी बजट की नहीं, अगर हम ध्यान दें तो इसके पहले भी आपको याद होगा कि मुंबई के समुद्र तट के किनारे एक भव्य शिवाजी महाराज की प्रतिमा बनाने का काम चल रहा है। अभी भी वो काम अधूरा ही है, अभी तक पूरा नहीं हुआ है। लेकिन जो कल बजट पेश किया गया, इस बजट में एक स्मारकों के लिए विशेष प्रावधान बनाए गए, और ये जो स्मारक बनाए जाएंगे वो सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के आगरा में, हरियाणा के पानीपत में और महाराष्ट्र के संगमेश्वर में शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज और मराठा सेनानियों के स्मारक बनाए जाएंगे। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो संगमेश्वर में, जहां पर जो संभाजी महाराज है जिनका आज ही के दिन निधन हुआ था, उनका स्मारक वहां पर बनाया जाएगा। 1689 में आज ही के दिन औरंगजेब ने उनकी एक क्रूरता तरीके से हत्या कर दी थी, और कल बजट में ऐलान किया गया कि संगमेश्वर, जहां पर अंतिम 40 दिनों तक उनके साथ यातना हुई, वहां पर एक स्मारक बनाया जाएगा, और वहां जो इस वक्त परिवार रहते हैं उनको भी सम्मानित जगह दिया जाएगा और उसमें उनकी भागीदारी होगी। इस प्रकार से सरकार ऐलान कर रही है। कहीं ना कहीं सरकार की मंशा बहुत स्पष्ट है और पहले भी कह चुकी है कि ये छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों पर चलने वाली सरकार है। तो जो पुरानी धरोहर से लेकर नई स्मारक हैं और उनके जो भी गुण सिखाए गए हैं, शिवाजी महाराज के जो आदर्श हैं, उस
बातों को जनता तक पहुंचाया जाएगा तो कहीं ना कहीं ये सरकार एक बड़े बजट का हिस्सा ये स्मारक बनाने में, शिवाजी महाराज संभाजी महाराज का स्मारक बनाने में और ऐसी चीज़ों में खर्च करती नजर आ रही है। जी बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए मृत्युंजय। हम आगे बढ़ते हैं। देश में मुगल बादशाह औरंगजेब को लेकर काफी विवाद हो रहा है और विवाद इतना बढ़ गया है कि औरंगजेब का मकबरा तोड़ने की मांग की जा रही है। इस बीच कल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुगल बादशाह औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग का समर्थन किया। आम्हालाही प्रत्येकाला असंच वाटतं, फक्त काही गोष्टी कायद्याने करावे लागतात कारण ती संरक्षित आहे। जुन्या काँग्रेसच्या काळामध्ये एएसआयचं संरक्षण मिळालं आहे। देवेंद्र फडणवीस के बयान पर आदित्य ठाकरे ने पलटवार किया है और कहा कि खबरें छिपाने के लिए खबरों की चर्चा की जा रही है। हमें व्यस्त किया जाता है, हमें लड़ाया जाता है, लेकिन आज की जो बात है, फिर वो बेरोजगार की बात हो या फिर महंगाई की बात हो, उस पर कोई बात ही नहीं करता। सिर्फ राजनीति सिर्फ दलदल हुई है, राजनीतिक दल कोई रहा नहीं। ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि खबर को छुपाने के लिए कब्र की बात हो रही है। आप ही के हाथों में प्रशासन है, निकालिए, लेकिन वहाँ रखिए एक बोर्ड कि यहाँ जो जो महाराष्ट्र पे चल के आया उसे ऐसे ही दफनाया जाएगा। फिर वो औरंगजेब हो, सोलापुरकर हो, कोरटकर हो या जो भी इस महाराष्ट्र के विरोध में काम करेगा। और वहीं औरंगजेब की तारीफ करने को लेकर विवादों में घिरे समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने अब छत्रपति संभाजी महाराज की पुण्यतिथि पर उनकी तारीफ की। अबू आजमी ने संभाजी महाराज की तारीफ की है। संभाजी महाराज को बताया पराक्रमी योद्धा। पुण्यतिथि पर संभाजी महाराज को याद कर रही हैं अबू आजमी। पहले अबू आजमी ने औरंगजेब की तारीफ की थी। तारीफ करने पर विधानसभा से सस्पेंड हुए हैं इस बजट सत्र के लिए अबू आजमी। तो अबू आजमी की तरफ से अब संभाजी महाराज की तारीफ की गई है। पराक्रमी योद्धा कहते हुए पुण्यतिथि पर संभाजी महाराज को याद कर रहे हैं अबू आजमी। ये सोशल मीडिया पर पोस्ट अबू आजमी की तरफ से किया गया है। अबू आजमी की तरफ से कहा जा रहा है स्वराज्य के दूसरे छत्रपति, पराक्रमी योद्धा, वीर योद्धा छत्रपति संभाजी महाराज को उनके बलिदान दिवस पर विनम्र श्रद्धांजलि। तो श्रद्धांजलि देते हुए संभाजी महाराज को अबू आजमी। स्वराज्य के दूसरे छत्रपति, पराक्रमी योद्धा, वीर योद्धा छत्रपति संभाजी महाराज को उनके बलिदान दिवस पर विनम्र श्रद्धांजलि दे रहे हैं अबू आजमी। संभाजी की तारीफ कर रहे हैं अबू आजमी। यही अबू आजमी जिन्होंने औरंगजेब को लेकर बयान दिया, जिसके बाद महाराष्ट्र की सियासत गर्मा गई है और अब तक शांत होने का नाम नहीं ले रही है, जिसको लेकर विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि साहब बीजेपी की बी टीम के तौर पर अबू आजमी ने काम किया, क्योंकि इस सत्र के अंदर महाराष्ट्र सरकार का घिरना तय था, लेकिन अबू आजमी का बयान और उसके बाद राजनीति जो है वो औरंगजेब पर आकर सिमट गई। इस वक्त एक बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, झारखंड से आ रही है, जहां गैंगस्टर अमन साहू मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया है। पलामू जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र में मुठभेड़ हुई है, जिसमें गैंगस्टर ढेर कर दिया गया। छत्तीसगढ़ के रायपुर जेल लाने के दौरान ये मुठभेड़ हुई है। अमन साहू ने आज एक जवान से इंसास राइफल छीनकर भागने की कोशिश की, गोली चला दी और इस हमले में जवान भी घायल हुआ। घटना के फौरन बाद पुलिस की तरफ से जवाबी कार्रवाई की गई और अमन साहू को ढेर कर दिया गया। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी चंदन सेना इस वक्त मौजूद है। जरा जानते हैं चंदन सेना से किस तरीके से ये इनकाउंटर जिसमें ये जो अमन साहू है ढेर कर दिया गया है। चंदन जी, देखा जाए तो अमन साहू जो है वो लगातार सरकार के लिए सिरदर्द बना हुआ था और लगातार झारखंड में जो आपराधिक घटनाएं घट रही थी उसमें अमन साहू गैंग का नाम आ रहा था। देखा जाए तो झारखंड में कई ऐसे अधिकारी हैं और कई कोयला व्यापारी हैं जिनके ऊपर गोलीबारी की गई थी, जिसमें अमन साहू गैंग का भी नाम आया था। फिलहाल आज जो घटना सामने आई है जिसमें अमन साहू इनकाउंटर में मारा गया है, घटना के बारे में बता दें कि आज अमन साहू को जेल से छुट किया जा रहा था, रांची लाया जा रहा था, जिसके बाद इसी दौरान इससे भागने की कोशिश की और तभी ये इनकाउंटर में ढेर हो गया। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।